सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल चौहान विज़न। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मित्र प्रदीप। तो हम करने वाले हैं आज एनालिसिस कि क्या आज हम पढ़ते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कौन सा हम आर्टिकल में देखने हैं, ठीक है। तो चौहान विज़न में आपका स्वागत है वंस अगेन। सो हम देखेंगे लाइक बायो फोर्टिफाइड आलू, ठीक है, जो कि हेल्थ के लिए कैसा है, हेल्थ के लिए ख़राब है, अच्छा है, ठीक है, उस तरह हम देखेंगे। सो भारत ने ऐसे आलू की शुरुआत की है जिनमें से आयरन लोहा की मात्रा ज़्यादा है। इसका मकसद है लोगों में पोषण की कमी को दूर करना, खासकर आयरन की कमी। और किसने बनाया है? तो आलू ये पेरू के इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर CIP ने ये तैयार किया है और इसे परंपरागत तरीके से जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी विकसित किया गया है। और इसका कोई और आलू की पैदावार या स्वाद में कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है। इससे आलू की पैदावार या स्वाद में कोई नुकसान नहीं होता। भारत में क्या हो रहा है? CIP भारत में को ऐसे पौष्टिक आलू को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के आगरा में CIP का एक दक्षिणी एशिया क्षेत्र केंद्र बनाया जा रहा है, क्योंकि इसका भारत का यह इलाका दुनिया में सबसे ज़्यादा आलू आता है। कौन सा? उत्तर प्रदेश, ठीक है। कौन? इस कमेंट में करके बताओ कि कौन कौन उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक है। और ICR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अब तक के 61 बायो फोर्टिफाइड फसलें विकसित की है, 34 खेतों वाली और 27 बाग वाली, ठीक है। बायो फोर्टिफाइड शकरकंद। देखो, बायो फोर्टिफाइड का सिंपल सा मतलब ये बोल सकते हैं आप कि हम क्या करते हैं कि कैसे न कैसे करके जो प्रोडक्ट में या फिर कोई भी हम कुछ भी उगा रहे हैं, आलू टमाटर या फिर कुछ और उगा रहे हैं, उसके अंदर चाहते हैं कि जो भी पोषण ऐसे विटामिन मिनरल्स को ऐड ऑन कर देना है, ठीक है। ऐड ऑन करना है मेन मकसद होता है उनका, ठीक है। तो उस टाइप से बोला जाता है। तो इसमें विटामिन A की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। पहले ये कर्नाटक, ये असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में मिल रहा है। अब पूरे देश में फैलाने की योजना है। देखो, अच्छी बात है, तो पूरे देश में फैलेगा, ठीक है। देश में फैलेगा तो अच्छी बात है। और जैसे कि इन्होंने बोला, जैसे कि इन्होंने बताया गया है कि कुछ उदाहरण क्या है, जैसे CR धान 416, ये धान किस्म की एक कीड़ों की बीमारी से बचाने का काम करती है, ठीक है। और एक चीज़, और इसके अंदर कभी कभी हम ऐसे भी डाल सकते हैं इसके अंदर के, जैसे कि ऐसे कुछ कर डाल सकते हैं, जैसे जो कीड़ों को भगा सकते हैं, ठीक है। जैसे बहुत से प्रोडक्ट होंगे हमारे, जैसे खेती वाले जो किसान जो लोग होंगे, ठीक है, और किसान भाई होंगे, वो उनको दिक्कत होती होगी, जैसे कि वो खेती करते हैं, खेती करने के बाद में आधे से ज़्यादा जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो खा लेते हैं। तो उस टाइप को वो देख के थोड़ा नज़र में रखा गया कि भाई कैसे कैसे इनको भी थोड़ा जो प्रोडक्ट जो उगा रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उसका इनको मुनाफा मिल सके, क्योंकि जो मिडिल मैन होते हैं वो सबसे ज़्यादा खा लेते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा समस्या ये होती है जो मिडिल मैन को, उन्हें जो मार्केट होती है, जो सरकारी मार्केट होती है, मंडी, ठीक है, वहाँ पे स्टॉक ओवरऑल करवा देते हैं, सेटिंग वेटिंग करवा देने के बाद में। और फिर जो मिडिल मैन होते हैं, जो बोलते फिर अपने, और वो उनका एक प्लानिंग होता है, ग्रुप षड्यंत्र के कारण उन्होंने एक प्लानिंग करते हैं कि भाई सभी, अब वहाँ तो वो भी कह सकते नहीं है, स्टॉक उनके पास है नहीं रखने के लिए, तो वो खराब माल होगा, इसी कारण की वजह से उनको भेज देना पड़ता है। किसको देना पड़ता है? मिडल मैन को। मिडल मैन कुछ नहीं करता, वो तैयार बैठता है कि आराम से सेटिंग बैठाता है कि भाई ये जो भी सरकारी व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उनसे सेटिंग वेटिंग कर ली, ठीक है, कि आपको देना नहीं है, आपको लेना नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। मतलब आपको लेना नहीं है, सिंपल। आप लोगे नहीं तो सिंपल वो हमारे पास आएंगे, सिंपल सी बात है कि नहीं है? तो आप देख लो, कहीं पे भी जाए देख लो, अगर देखो कि अगर गवर्नमेंट का जल, जैसे हमारा गवर्नमेंट का एक सेक्टर है, क्या नाम है इसे, जिसे बोलते हैं जल विभाग, ठीक है, जल विभाग हमारा। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही जो गवर्नमेंट द्वारा जो सप्लाई, जो म्यूनसिपैलिटी का जो पानी आता है वो बंद हो जाता है, तुरंत देखो कि कैसे भीड़ लग जाती है। जितने प्राइवेट जो टैंकर्स होते हैं वो कैसे अपना काला बाजारी करते हैं, जमाखोरी करते हैं, कैसे करते हैं। वो 10 रुपये की बोतल 20 रुपये, 25-35 रुपये में बेचते हैं। क्यों? उन्हें पता है वहाँ पानी मिलने वाले, और कभी कभी सेटिंग कर देते हैं कि भाई नहीं, कि भाई सप्लाई बंद कर दो, सप्लाई कर दो, ऑटोमेटिक लोग हमारे पास आएंगे। तो वो सब चीज़ें देखती, ठीक है।
और ड्यूरम गेहूँ इसे सूखे इलाकों में उगाया जाता है और जिसमें जिंक, आयरन और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है। भारत का अधिकार में स्मृति का अधिकार। ठीक है। भारत का अधिकार में स्मृति का अधिकार जो कि इस प्रकार है। चेक कर। तो जैसे कि इन्होंने बोला, ये चेक करते हैं कि ये क्या करता है। अच्छा, ये ऐसे ऐसे प्रोसेस करता है। अच्छा अच्छा अच्छा, अपना निकाल लेते थे यार एरो। ठीक है। जैसे इन्होंने बताया गया कि मरम्मत का अधिकार में स्मृति का अधिकार भी शामिल होना चाहिए। JS3 सॉरी JS2 में आएगा शासन व्यवस्था, शासन में शब्दों में। ठीक है, आसान शब्दों में, सॉरी, मर मत का अधिकार, मरम्मत का अधिकार। ठीक है, मरम्मत मतलब राइट टू रिपेयर, मरम्मत, सॉरी वो मरम्मत है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया होगा। अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक या कोई उपकरण खराब है, ठीक है, और उसे ठीक करवाने का, कहीं पर भी मरम्मत कराने का हक होना चाहिए। ठीक, सही बात है। अब कहा जा रहा है कि स्मृति का अधिकार, राइट टू मेमोरी। ये क्या बोल रहा है, मिसप्रिंटिंग हो गया। मरम्मत का अधिकार, राइट टू रिपेयर, राइट टू रिपेयर, राइट टू मेमोरी। अच्छा, ये दो चीज़ है, एक राइट टू रिपेयर और राइट टू मेमोरी है। ठीक है, राइट टू मेमोरी और राइट टू रिपेयर। इसका मतलब क्या है, जब कोई मोबाइल, लैपटॉप या अन्य स्मार्ट डिवाइस इस्तेमाल करते हैं उसमें आपकी निजी जानकारी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वो प्रोसेस है, समझ गया समझ गया। सॉरी सॉरी, समझ गया, मतलब अब समझ में आया क्या करे से है। जैसे कि जब आपका कोई मोबाइल, लैपटॉप या फिर अन्य कोई डिवाइस इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपकी निजी जानकारी होते हैं, फोटोज होते हैं, चैट होता है, डाटा होता है। ठीक है, वो क्या होता है, मरम्मत के समय ये खतरा रहता है कि आपकी निजी जानकारी कहीं लीक ना हो जाए, और इसलिए ज़रूरी है कि मरम्मत करवाने वाले या को यह अधिकार मिले या अपनी जानकारी, मेमोरी, डाटा को सुरक्षित रख सके और पूरी तरह से मिटा सके। ठीक है, क्यों जरूरी है भाई, निजता। आपको पता है, आपको पता होना चाहिए, ऐसा आपको पता भी है, बहुत से बच्चों को पता होगा कि इसमें ऐसा होता है कि सिंपल सिंपल सा कि आर्टिकल 21 के तहत राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी सिंपल सी बात है, आपका फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, अगर फंडामेंटल राइट में कुछ बात होती है, 12 से 35 होता है। ठीक है, 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स। आप इससे कोई हनन कर दो तो आप सीधा ही सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, नो वन कैन स्टॉप यू। ठीक है, आज के डिजिटल यंग में लोगों को डाटा सुरक्षा के सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, एक बड़ी ज़रूरत बन चुकी है। ठीक है, सपोज करो आपका फ़ोन गिर गया, नाले में गिर गया या फिर कहीं पे भी गिर गया, मतलब समुद्र में, पानी में, कहीं पे भी गिर गया, गिरने के बाद अब बोलोगे आउट ऑफ वाटर हो गया। कुछ लोग क्या बोलते, फेंक देते, खराब हो गया, लेकिन दे डोंट अंडरस्टैंड किया अबाउट दैट कि उसके अंदर जो डाटा स्टोरेज पड़ा हुआ, आपके फोटोज, आपके चैट्स, आपसे ईमेल, आपका पासवर्ड, आपका ATM कार्ड, आपका राशन कार्ड, आपका ATM कार्ड, आपका पैन कार्ड, सब कुछ होगा उसके अंदर। नहीं सोचा, आपने फेंक दिया, किसी व्यक्ति को मिला, कबाड़े वाले को, या फिर कबाड़ वाले किसी और को फेंक दिया, वो रिपेयर करवाएगा, रिपेयर करवा, आपके डाटा सबके पास है, 2 मिनट में आपके पैसे निकल जाएंगे। फिर आप बोलेंगे फ्रॉड हो गया, लेकिन आपने उस समय अगर चला के दिखाई होती तो ऐसा होता नहीं होता। इस वजह से थोड़ा सा इस छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो ये इस वजह से ज़रूरी है। अब और ये बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। मई 2025 में भारत सरकार की नई पहल क्या है, मरम्मत योग्यता सूचकांक, रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स। भारत सरकार ने मई 2025 में भारत सरकार की नई पहल थी, मरम्मत योग्यता सूचकांक। क्या है, भारत सरकार ने मई 2025 में मोबाइल फ़ोन, अन्य उपकरण के लिए मरम्मत योग्यता सूचकांक, रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स को मंजूरी दी है। ये एक महत्वपूर्ण कदम है जिसमें कि ई कचरे की समस्या, मरम्मत का अधिकार और टिकाऊ इलेक्ट्रॉनिक्स को बढ़ावा मिलेगा। सिर्फ कानून नहीं, समझ और संस्कृति की भी ज़रूरत है। भारत में मरम्मत और पारंपरिक और अनौपचारिक इंफॉर्मेशन मरम्मत करने वाले को लोग ये भूमिका निभाते हैं कि, लेकिन नीति बनाने वाले को इन्हें ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। ठीक है, कि मरम्मत क्षेत्र की अपेक्षा निगलेक्ट ऑफ द रिपेयर सेक्टर क्या है, हमने बहुत ज़्यादा मतलब इसे निगलेक्ट कर रखा है इस सेक्टर को। इसका क्या इशू है वो देखते हैं। ठीक है, भारत में कई ऐसे शहरों में, दिल्ली जैसे करोल बाग हो गया, चेन्नई रिची स्ट्रीट हो गया। ठीक है, जैसे अगर आप चेन्नई के आसपास रह रहे हो या फिर दिल्ली में, दिल्ली का बहुत बड़ा फेमस है कि करोल बाग, नेहरू प्लेस। ठीक है, ये नेहरू प्लेस और करोल बाग मेरे नियर बाई लोकेशन पड़ते हैं। ठीक है, और एक लोग अपने अनुभव और कौशल
से उपकरण की मरम्मत करते हैं, ठीक है। ये लोग उपकरणों की उम्र बढ़ाते हैं, और लेकिन सरकार की योजनाओं में इनकी भूमिका को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, ठीक है, नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आपको पता है कि लोग छोटे मोटे लोगों की इज्जत कम करते नहीं है, और वो व्यक्ति अगर अच्छे बड़े कपड़े पहन के आ जाए तो लोग वो उसको इज्जत इतनी देते हैं कि उसको सहन नहीं होती। मतलब वो वाली बात है ना कि घर में तुम अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे हो, बाहर जाके तुम कोई बंदा जेल से आ रखा तो उसको बोला कि सलाम साहब सलाम साहब सलाम साहब, वो भाई ये भाई भी वहाँ से आए हैं, भाई फलाना नाम के आए हैं, और घर के माँ बाप की इज्जत नहीं है, और इज्जत कहाँ की है आपको पता ही है, ठीक है। तो वो अच्छा नहीं है ना, सिंपल वो चीज़ अच्छी नहीं है कि अपने घर में तो ऐसे कर रहे हो। आजकल लोग जल्दी नया सामान खरीद लेते हैं, और डिस्पोजल सोच और मरम्मत कराना कठिन होता है, कठिन होता जा रहा है, जिससे कि पारंपरिक ज्ञान धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आप सोचो कि पहले पहले क्या करते थे बच्चे, कि अगर कोई सामान खराब हो गया है तो उसको ये तीन मतलब पेज कैसे लेके उसका कचुम्मा निकाल देते भाई, ये पेज कैसे लगा हुआ है, मोटर कैसे लगी है, वो उसे पूरी खोल वोल देते थे, और उसको खुद कोशिश करते थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या होता है, बोले कि कौन इस पे टाइम वेस्ट करे, फेंको दूसरा लेके आओ, ठीक है। कोई मरम्मत नहीं, सीधा दूसरी। जैसे आपको पता है गाड़ी भी लोग बच्चे जब पहले गाड़ी पहनते थे तो गाड़ी खराब वराब होती थी तो वो खुद ही ठीक करने लग जाते थे। तो उस चीज़ को थोड़ा देख देख के थोड़ा भारत 2021-22 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कचरा उत्पादक देश हो गया। हाँ, ई कचरा, अब डंपिंग की बहुत बड़ी इशू है। डंपिंग मतलब सिंपल सी बात है, देखो इतने हम इलेक्ट्रॉनिक, इतने हम चीज़ें हम यूज़ करते हैं, आईफोन हो गए, अब लोग आईफोन में बहुत ज़्यादा वो होड़ हो रही है कि भाई लोग, बीच में रिसेंट में ऐसे खबर आई थी कि भाई कुछ लोग थे, कुछ मे बी लाइक इंडोनेशिया या फिर ऐसे कुछ जगार्ता ऐसे करके कुछ एशिया के कुछ क्षेत्र थे, वहाँ पे लोग अपनी किडनी बेच कर आईफोन खरीदे थे। मैं बोला यार ये क्या कलेश है, ये तो अच्छा नहीं है कि तुम अपनी किडनी बेच के ऐसे कुछ काम कर रहे हो, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। तो आईफोन फ़ोन तो फ़ोन है, लेकिन किडनी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इतना क्रेज लोगों में आया। भारत 2021 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कचरा उत्पादक देश बन गया। EPR एक्सटेंडिंग प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनियों को अपने बनाए प्रोडक्ट का कचरा संभालने की जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन मरम्मत को प्राथमिकता नहीं दी जाती। अब तुम बताओ कि आपको पता है ऐसे मिक्सर ग्राइंडर हो गया है ना, पहले कितनी दुकानें होती थी, अब देखो कितनी दुकानें हैं। तो खुद ही तुम देखो कि एक्सपीरियंस करके देखो कि भाई पहले गली गली में वो आते थे लोग कि कुकर ठीक करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, ऐसे करके साइकिलों पे चलते थे। अब कितने लोग चल रहे हैं। तो मतलब अब मैटर तो सीधा ये वो करता है ना कि डिमांड एंड सप्लाई का रूल होता है। अगर डिमांड बढ़ेगी वैसे सप्लाई होगा। चैन वाले कितने घूमते थे, चैन वाले चैन लगवा लो, पैंट पैंट ऐसे करके कुछ, मुझे तो याद है शायद बचपन का सीन, ठीक है, आपको भी होगा थोड़ा बहुत यादों में, ठीक है। और EPR एक्सटेंडिंग प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनियों को अपने बनाए गए प्रोडक्ट का कचरा संभालने की जिम्मेदारी दी जाती है EPR से, ठीक है। और लेकिन मरम्मत को प्राथमिकता नहीं दी जाती। शिक्षा और कौशल विकास, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में पारंपरिक व्यवहारिक शिक्षा को सहारा गया है, लेकिन मरम्मत कौशल को औपचारिक तौर पर जगह नहीं मिली। अब देखो वहाँ पे अगर आपने सब कुछ देख के प्रोसेस करा है, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया था ना कि लाइक कि कैसे कैसे करना है आपको, कि लाइक कि जैसे अगर आपको बीकॉम में मतलब साइंस भी ले सकता है बच्चा, साइंस में आर्ट्स भी ले सकता है, आर्ट का सब्जेक्ट भी ले सकता है, साइंस का भी ले सकता है, और बीकॉम का भी ले सकता है, कॉमर्स का भी ले सकता है, ठीक है। तो उस टाइप से कोई ऐसे, मतलब पहले के टाइम में तो ऐसे करते थे लोग कि आर्ट्स का व्यक्ति साइंस में नहीं जाएगा, और साइंस का व्यक्ति आर्ट्स में नहीं जाएगा, आर्ट्स का व्यक्ति दोनों में कहीं जाएगा नहीं वो, ठीक है, ऐसे करके करते थे वो। तो लेकिन और मिशन लाइफ क्या है, तो टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देने वाली ये योजना भी अनौपचारिक मरम्मत क्षेत्र को साथ लिए बिना अधूरी है। आगे का रास्ता क्या है, जुगाड़ संस्कृति भारत की पहचान, लेकिन नई तकनीक जैसे कि कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, प्राइमरी सिस्टम, जैसे आईफोन की मरम्मत मुश्किल बना दिया गया है। ई फिक्सिक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में बेचे गए केवल 23% स्मार्टफोन ही आसानी से मरम्मत योग्य होते हैं। तेईस 23% ही खरीद मरम्मत होते हैं, ठीक है। सरकार क्या कर सकती है, नीति का सुझाव, इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय को चाहिए कि वे मरम्मत योग्यता, रिपेयरेबिलिटी को AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता और खरीद के मार्गों में शामिल करें। जैसे कोई भी नया प्रोडक्ट है, ठीक है, तभी सरकारी खरीद में शामिल हो जब वह आसानी से मरम्मत योग्य हो। सही बात है ये भी, कि तभी उसको मतलब वो प्रोसेस में लेके आया जा सके जब वो मरम्मत हो सके उस चीज़ को, ठीक है।
और सारांश का समरी अगर सिंपल इन पॉइंट में बोलूँ, भारत सरकार ने मरम्मत योग्यता को मान्यता देना शुरू कर दिया गया है, लेकिन अनौपचारिक मरम्मत करने वाले कौशल लोगों की नीति में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। देखो आप सोचो, एक बार 2 मिनट की रिलैक्स करके सोचो कि हम दिन पे दिन लैपटॉप, हर एक नया बच्चा लैपटॉप लेता है, और लैपटॉप कितने दिन यूज़ करता है? महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 5 साल, अगर ज़्यादा वैसा है तो छोड़ दिया। नया लोगों में नए नए मतलब फ़ोन की सीरीज ले लेंगे, iPhone 11, 12, 13, 14, 15। अब नया फ़ोन ले लेकिन पुराने फ़ोन में क्या होगा? सोचा नहीं सोचा? ये वेस्ट जाता है, ये समुद्र में गिरता है, ये कहीं कहीं तो डंपिंग हो जाता है, ये कितना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो जाता है, आपको पता है इसके बारे में? और ये रेडिएशन फैलाता है, और रेडिएशन फैलाता है तो ये आसपास की जो बायोडाइवर्सिटी इन्वायरमेंट को कितना हार्म करता है। ठीक है, ये सब चीज़ें। तो टिकाऊ भविष्य के लिए मरम्मत को एक प्राथमिकता उपाय मानना चाहिए, ना कि सिर्फ विकल्प को। शिक्षा, उद्योग, सरकार को मिलकर उसे बढ़ावा देना होगा। ठीक है, नीति सुझाव, मरम्मत का अधिकार, राइट टू रिपेयर की जुड़ी नीतियाँ। कौन क्या कर सकता है? उपभोक्ता, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर। मरम्मत का अधिकार को स्थानीय समुदाय और विविध दृष्टिकोण में बढ़ावा। ठीक है, और जैसे 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 कि लाइक श्रम लेबर मिनिस्ट्री। ठीक है, ई श्रम पोर्टल जैसे कि प्लेटफॉर्म का उपयोग कर मरम्मत करने वाले उपयोग की पहचान की सामाजिक होनी चाहिए। ठीक है, स्थानीय कारीगरों, दुकानों को, उपभोक्ताओं को जोड़कर एक सशक्त एक सिस्टम बनाना चाहिए। देखो आना तो चाहिए, और कौशल विकास मंत्रालय, स्किल डेवलपमेंट में स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, और जैसे कि मरम्मत का एक औपचारिक काम है, इसलिए उसको लिए विशेष प्राथमिकता का और कार्यक्रम बनाए जाए, इन्हीं कारीगरों की ज़रूरत के हिसाब से हो। निष्कर्ष क्या है? अगर हम मरम्मत की संस्कृति को पीछे अनुभव और ज्ञान को बचाएं तो भारत के एक ऐसे डिजिटल भविष्य बना सकते हैं जो कि समानता का आधारित हो, नवाचार इनोवेशन को बढ़ावा दे और पर्यावरण के लिए भी बेहतर हो। देखो सिंपल सी बात है। देखो वन वन यूज़ पॉलिसी वाला तो ख़राब है ना, कि अगर सपोज़ करो, अगर मैं बात करूँ आपको कि भाई जो पाइप वाइप होते हैं, पन्ने वन्ने होते हैं, या फिर ऐसी कुछ चीज़ें होती है, बैग्स वैग्स होते हैं, कि वन वन यूज़ पॉलिसी यूज़ करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। सपोज़ करो कि आपने कोई फ़ोन लिया है, कोई ईयरबड लिया, कोई चार्जर लिया, आप महीना 6 महीना यूज़ करते हो, उसको फेंक देते हो, और आपको पता है कि कितना कचरा होता हो, कितना कचरा होता होगा, अलॉट ऑफ कचरा। ठीक है, तो उस टाइप से थोड़ा उस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान में देखना चाहिए कि भाई थोड़ा जो इशू हो रखा है उसको निपटारा किया जाए। भारत यूके व्यापार समझौते में एक बड़ी गलती है। क्या? भारत और यूके GS2 में इंटरनेशनल रिलेशन में क्या हुआ? भारत और ब्रिटेन में बीच में एक बड़ा व्यापार समझौता हो रहा है, जिसे कहते हैं क्या? CETA, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमी एंड ट्रेड एग्रीमेंट। क्या मुद्दा समझते हैं? अनुच्छेद 13.6 से साफ दिखता है कि क्या भारत अब एक अनिवार्य लाइसेंसिंग की जगह स्वैच्छिक लाइसेंस को प्राथमिकता देता है। कैसे? अनिवार्य लाइसेंसिंग की जगह पर स्वैच्छिक, खुद से लाइसेंस की प्राथमिकता देता है। क्या मतलब? अनिवार्य, कंपलसरी क्या? सरकार जरूरत पड़ने पर बिना अनुमति के किसी भी दवा को दे सकती है। वॉलंटरी क्या? इसके लिए दवा बनाने वाले मूल कंपनी की अनुमति। इतिहास में भारत में क्या भूमिका? भारत ने लंबे समय तक अनिवार्य अनिवार्य लाइसेंस प्राथमिकता दी है। ठीक है, और इसको अपनाया है, और ज़रूरतमंद लोगों को सख्त ही दवाएं मिल सके। भारत के पेटेंट कानून WTO के ट्रिप्स के नियमों के अनुसार, लेकिन भारत ने उसमें गरीबों के लिए हक में बदलाव किए। अब क्या समस्या है? भारत अब ऐसे समझौते जैसे CETA में शामिल हो रहा है जो कि पारदर्शी घटाते हैं, कंपनियों से दवा मांगने की प्रक्रिया जटिल बना देते हैं। भारत जनरल दवा कंपनी में जेनरिक जो ड्रग्स मार्केट को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, स्वैच्छिक लाइसेंस की दिक्कत क्या है? ये मूल कंपनी की मर्जी पर आधारित होती है, और वे अधिकतर बहुराष्ट्रीय कंपनी होती हैं। ठीक है, अक्सर क्या कुछ चुनिंदा देशों में ही दवाएं बनाने की इजाज़त देती है, पूरी दुनिया में सप्लाई की इजाज़त नहीं दी जाती। ठीक है, संगठन क्या है? MSF, मेसिडीन मेडिसिन सेंस फ्रंटियर्स ने दिखाया कि स्वैच्छिक लाइसेंस क्या है? भौगोलिक सीमा लगाती है, सप्लाई में रोक भी लगाती है। ठीक है, भारत यूके व्यापार समझौते में सस्ती दवा की उपलब्धता पर असर पड़ सकता है। ठीक है, उदाहरण ऐसे कोविड-19 के दौरान क्या होता? रेमडेसिविर दवा और भारत में इसकी कीमत का मामला। कोविड-19 के समय क्या होता है? एक अमेरिकन दवा कंपनी जो गिलीयड साइंसेस ने भारतीय कंपनी की सिप्ला को रेमडेसिविर दवा बनाने की इजाज़त लाइसेंस दी, लेकिन इसके बावजूद भारत में दवा की कीमत अमेरिका से ज़्यादा थी इसकी कीमत भारत में। सोच रहे हो? कोविड-19 के समय अमेरिका दवा कंपनी जो गिलियड साइंसेज ने भारतीय कंपनी की सिप्ला
को रेमडेसिविर दवा बनाने की इजाज़त दी, ठीक है, लाइसेंस दिया। लेकिन इसके बावजूद भारत में इस दवा की कीमत अमेरिका कितना आगे देश है, ठीक है, डेवलप नेशंस है, और उसको हमारे देश में महंगी है, उससे सस्ती है। और होना चाहिए कि हमारे में सस्ती होनी चाहिए, उसकी महंगी होनी चाहिए। जैसे हॉस्पिटल का आप देख लो कि सबसे ज़्यादा भारत में हॉस्पिटैलिटी का खर्चा कम आता है। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, ये सब देश का भारत में आते हैं। क्यों आता है? मैंने अभी रिसेंट में देखा था कि लाइक कुछ लोग, अफ़गानी लोग, मदन मोहन मालवीय जो हॉस्पिटल है यहाँ पे मालवीय नगर में, वहाँ पे आए। मैंने बोला यार ये यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, लाइक मतलब हाउ इज़ इट पॉसिबल। उनपे मैक्स हॉस्पिटल में देख रहा हूँ भाई, वो मैक्स हॉस्पिटल में आ रहे साकेत वाला, ठीक है इसका। और ये क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो उनका जो इलाज है बहुत महंगा है, बाद में सस्ता है, इस वजह से आते हैं। इसका बड़ा असर क्या पड़ा? ये सिर्फ कानून की नीति बदलने का मामला नहीं है, बल्कि इससे आम लोगों की सेहत पर असर और ज़रूरी दवाओं की उपलब्धता और विकासशील देशों में जैसे भारत के हकों की रक्षा के में भारत की भूमिका कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। बात हमेशा ये कहता है कि बड़ी कंपनियों की तकनीक भारत की दे ताकि हम दवाएं खुद बना ले। हम क्या चाहते हैं? सिंपल, देखो भाई, हम सिंपल ये चाहते हैं कि भाई कि जो भी तकनीक है, ठीक है, आपने अगर डेवलपमेंट कर ली है तो कम से कम जो डेवलपिंग नेशंस है उनको वो उनको उन पे कोई टैरिफ ना लगाया जाए, या फिर किसी भी तरह से टैक्स वैक्स लगाओगे तो वो ऑटोमेटिक महंगी हो जाएगी। इसलिए तो वो लगे खाली जेनिक बनाने का वो मिलेगा हमें फॉर्मूला। हमारा जो कमज़ोर हो सकता है, पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। भारत हमेशा ये कहता है कि बड़ी कंपनियां तकनीक भारत को दे ताकि हम दवा खुद बना सके। लेकिन इस तरह के मामले की भारत की मांग भी धीमी हो सकती है, इससे हमारा उद्योग कमज़ोर हो सकता है और पर्यावरण का नुकसान हो सकता है, ठीक है। और साई रांग तक रेलवे लाइन में क्षेत्रीय संपर्क में कैसे बढ़ेगा, ठीक है। भारतीय रेलवे मिजोरम साइरंग एक तक 51.38 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज रेल लाइन शुरू की। अच्छी बात है। क्यों? कहाँ पे की गई है? देख लो, सिंपल सी बात, मिजोरम के साइरंग से, ठीक है। ये लाइन भारत बांग्लादेश की सीमा से 18 किलोमीटर दूर है। ये भारत बांग्लादेश की सीमा से 18 किलोमीटर दूर है। इसका मकसद क्या है? ये परियोजना भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत एक, ताकि उत्तर पूर्व भारत को भी देश में पड़ोस देश से अच्छा रेल संपर्क मिल सके, ठीक है। जैसे आपको पता ही हो, जैसे इसे हम बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं उसे, सेवन सिस्टर प्लस वन ब्रदर, वो वाले नेशंस, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, असम, मेघालय, इन देशों को, और ब्रदर सिक्किम, ठीक है। और पहले ऐसे बोलते हैं, चिकन नेक भी बोलते हैं, ठीक है, दूसरी लैंग्वेज में। पहले मिजोरम में सिर्फ 1.5 किलोमीटर लंबी मीटर गेज रेल लाइन थी, असम के सिलचर तक जाती थी। 2000 में इसे ब्रॉड गेज में बदलने की मंजूरी मिली। 2008 से 9 में साइरंग तक काम शुरू हुआ। निर्माण में आई मुश्किलें थोड़ी सी, इलाका पहाड़ी और ज़मीन खिसकने वाला है, भारी बारिश, सीमित संसाधन, कमी, मजदूर की वजह से सही निर्माण में भी दिक्कतें आई। इसमें क्या, 48 सुरंगें, 12.25 किलोमीटर, 142 किलोमीटर। हाँ, तो हम देखते हैं लाइक इसमें कि भारतीय रेलवे मिजोरम में साइरंग चलाई गई है, ठीक है, अच्छी बात है, जो कि नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में जोड़ने के लिए बहुत अच्छा कदम है। ये लाइन भारत बांग्लादेश से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है। ये परियोजना में भारत एक्ट ईस्ट नीति के तहत की गई है, ताकि उत्तर पूर्व भारत के कुछ देशों में पड़ोसी देश में अच्छा रेल संपर्क मिल सके। मिजोरम में कुछ 1.5 किलोमीटर की लंबी मीटर रेल लाइन थी, जो असम के सिलचर तक जाती है, और 2000 में इसे ब्रॉड गेज में बदलने की मंजूरी मिली है। 2008 से 9 में साइरन तक शुरू हुआ था। निर्माण में मुश्किलें क्या है? मुश्किल तो आप सोचो क्या हो सकती है मुश्किलें। वहाँ पेड़ के काटने की दिक्कत होगी, ठीक है। वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं, वहाँ पे लोगों को हटाना, वहाँ के ट्राइब्स को हटाना, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग दैट वी कैन सी दैट कि हो सकती है। हम पैस्टल का नियम लगा सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकता है, इकोनॉमिकल हो सकता है, ठीक है, साइंस फिक्शन हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल इश्यूज हो सकता है, ठीक है। तो वैसे हम पैस्टल का नियम लगा देते हैं तुरंत ही, ठीक है। जैसे एग्जाम में लिखना हो तो सीधा पैस्टल लगा दो। एल फॉर लीगल, ई फॉर इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है। पी से पॉलिटिकल हो गया, पॉलिटिकल सिनेरियो। ई से इन्वायरमेंट सिनेरियो, इकोनॉमी सिनेरियो, ठीक है। एस से साइंस सिनेरियो। टी से टेक्नोलॉजिकल सिनेरियो। टी से इकोनॉमिकल या फिर इन्वायरमेंटल, ठीक है। एल से लीगल। तो इसमें कुल ऐसा, जिसका पिलर भारत में सबसे ऊंचा था, ठीक है, लेकिन 2023 में वो गिर गया और 18 मजदूर की मौत हो गई। दिक्कतें, 142 पुल बनाए गए, ठीक है, इनमें से एक पुल ऐसा था जो गिर गया। लागत इस परियोजना में कुछ 5,000
5,020 करोड़, ठीक है, खर्च हुए। उत्तर पूर्व भारत में संपर्क में बाकी इससे भी बेहतर होगा, ठीक है। उत्तर पूर्व भारत संपर्क देश में अच्छा हो जाएगा, वहाँ का व्यापार, पर्यटन, सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। भारत बांग्लादेश के बीच में संपर्क मजबूत होगा। मिजोरम के देश में रेलवे नेटवर्क में जोड़ने वाले आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा लिहाज से फायदा मिलेगा। उत्तर पूर्व भारत में दक्षिण एशिया में कुछ जोड़ने में मदद करेगा, जिससे कि एक्ट ईस्ट नीति को मजबूती मिलेगी, ठीक है। तो एक्ट ईस्ट नीति पूछा जाए तो सिंपल सी बात है कि आपको क्या कर रहा है, तो माइंड में सीधे क्लैश होनी चाहिए कि भाई कि एक्ट ईस्ट का मतलब होता है कि भाई ईस्ट वाले, नॉर्थ ईस्ट आपने देखा, अगर आप कॉलेज में देखा होगा, बहुत से ऐसे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे होते हैं, ठीक है, वो जो मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय से आते हैं, वो अपने अलग अलग ग्रुप में होते हैं, ठीक है, अलग ग्रुप में बैठते हैं, अलग ग्रुप में बात करते हैं, ठीक है। दे आर डिफरेंट, देखने में डिफरेंट लगते हैं, लेकिन वो होते नहीं है डिफरेंट, लेकिन हम उन्हें उल्टी सीधी बातें से बोल के उन्हें वो करते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो हमें सिंपल सी बात है, अगर हम ऐसे करेंगे तो अच्छा नहीं है ना। सिंपल सी बात है कि भाई उनको गलत नामों से पुकारना या फिर ऐसे बोलना, ठीक है। तो दे ऑल्सो आर पार्ट, दे आर ऑल्सो द इंडियन सिटीजन्स, तो वी शुड रिस्पेक्ट, ठीक है। तो आज का लेक्चर ख़त्म हुआ, ठीक है। हमने कुछ 3 आर्टिकल हमने करे हैं, ठीक है, और मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आर्टिकल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग चौहान विजन। लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, थैंक यू।